नमस्कार दोस्तों, कैसा था 8 इंजन वाला ताकतवर एक्रेनोप्लेन जहाज जो उड़ भी सकता था। V-22 ऑस्प्रे में ऐसा क्या खास है कि भारत इसे खरीदने वाला है? अमेरिका क्यों F-22 रैप्टर जैसे सुपर स्टेल्थी फाइटर जेट को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर इस्तेमाल नहीं करता है? इसी तरह के सवालों के फैक्ट बेस्ड जवाब तलाशेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 1960s में सोवियत यूनियन के एक बड़े लीडर ने ऐलान किया कि हम एक ऐसा नेवल जहाज बना रहे हैं जो ब्रिज के ऊपर से जंप करके जा सकेगा। लोगों ने शुरू में इस बयान का काफी मजाक उड़ाया, लेकिन यह बयान एक बड़े लीडर ने दिया था। जल्दी ही दुनिया ने वास्तव में एक ऐसा जहाज देखा जो पानी के ऊपर तैरते हुए दुश्मन के जहाजों के ऊपर 6 एंटीशिप मिसाइल्स को लॉन्च कर सकता था। तेजी से दुश्मन के नेवल जहाजों को डिस्ट्रॉय करके यह पानी का जहाज मात्र कुछ ही मीटर्स की ऊंचाई पर उड़ते हुए वहां से चला जाता था। हम बात कर रहे हैं 1960s में सोवियत यूनियन द्वारा बनाए गए एक्रेनोप्लेन की, जो ग्राउंड इफेक्ट के इस्तेमाल से उड़ने वाला जहाज बन गया था। तेज हवा इस जहाज के नीचे एक एयर कुशन बना देती थी, जिससे यह कुछ मीटर्स की ऊंचाई पर उड़ सकता था। इस फ्लाइंग शिप के कॉन्सेप्ट ने दुनिया को सरप्राइज कर दिया था। इसके फायदे देखिए, यह एक तरह का स्टेल्थी शिप बन चुका था। कैसे? दुश्मन के जहाज और सबमरीन्स सोनार सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं जो पानी के नीचे काम करता है। 8 इंजन वाला एक्रेनोप्लेन पानी से कुछ मीटर ऊपर उड़ता है, जिससे सबमरीन्स के सोनार सिस्टम इसे ट्रैक नहीं कर पाते थे, यानी इसे टोरपीडो अपना निशाना नहीं बना सकते थे। यह मात्र कुछ ही मीटर्स की ऊंचाई पर उड़ता था, तो इतनी कम ऊंचाई पर दुश्मन के ट्रैकिंग रडार भी इसे नहीं पकड़ पाते थे, यानी यह एक्रेनोप्लेन दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम से भी बच जाता था। यह 550 किलोमीटर पर आवर की तेज स्पीड से आगे बढ़ने वाला जहाज था। इसे सर्च एंड रेस्क्यू के काम में लगाया जा सकता था। एक्रेनोप्लेन की एक खास बात यह है कि यह उन इलाकों में भी जा सकता था जहां पानी की गहराई काफी कम थी और जहां दूसरे नेवल जहाज नहीं जा सकते थे। दोस्तों, हर एक देश अपने स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स को बचाने के लिए पानी में माइंस लगा देते हैं, ताकि जैसे ही दुश्मन का नेवल जहाज या सबमरीन पोर्ट की तरफ आए तो ये माइंस उन्हें डिस्ट्रॉय कर दे। पर एक्रेनोप्लेन को इनसे भी नहीं रोका जा सकता था। जरूरत पड़ने पर एक्रेनोप्लेन को हथियारों और सोल्जर्स को ले जाने वाले कार्गो फ्लाइंग शिप की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता था। एक्रेनोप्लेन की सबसे अच्छी बात यह थी कि यह एंटीशिप मिसाइल्स को लॉन्च करता था, दुश्मन के नेवल जहाजों को डिस्ट्रॉय करके तेजी से एक तरह से उस एरिया से गायब सा हो जाता था। जब तक मिसाइल के ओरिजिन को ट्रेस किया जाता था, तब तक तो यह उड़कर काफी दूर निकल जाता था। एक्रेनोप्लेन को सिर्फ कुछ मीटर्स की ऊंचाई तक ही उड़ने के लिए डिजाइन किया गया था, इसलिए अगर कभी इसके इंजन्स खराब भी हो जाएं, तो इसके क्रैश होने पर यह पानी की सतह पर आसानी से उतर सकता था, जिससे पायलट्स या जहाज को कोई खास नुकसान नहीं होता था। एक्रेनोप्लेन की इन्हीं खासियतों को देखते हुए रशिया फिर से एक्रेनोप्लेन के एडवांस्ड वेरिएंट को बनाने पर काम कर रहा है। चाइना भी इसी टेक्नोलॉजी को अपनी नेवी के लिए तैयार करवा रहा है। दोस्तों, धीरज जी का सवाल है कि अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर F-22 रैप्टर को क्यों नहीं इस्तेमाल करता है। देखिए, अगर F-22 रैप्टर की बात करें तो यह अमेरिका का टॉप ऑफ द लाइन फाइटर जेट है। इसे आसानी से दुनिया का सबसे डेडली फाइटर जेट माना जा सकता है। यह F-35 से ज्यादा तेज उड़ सकता है, ज्यादा मिसाइल्स ले जा सकता है, इसकी रेंज भी F-35 से ज्यादा है, और सबसे जरूरी बात, यह F-35 से कहीं ज्यादा स्टेल्थी है। F-22 रैप्टर का रडार क्रॉस सेक्शन एरिया मात्र 0.0001 मीटर स्क्वायर है। इसकी टेक्नोलॉजी इतनी खास है कि इसे अमेरिका किसी भी देश को किसी भी कीमत पर बेचने को तैयार नहीं है। अमेरिका F-22 रैप्टर के नेवल वेरिएंट को क्यों नहीं बनाता है जो एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट कर सके? इसके 2 कारण हैं। पहला है कीमत और दूसरा कारण है आवश्यकता या रिक्वायरमेंट। कीमत की बात करें तो F-22 रैप्टर की पर यूनिट कॉस्ट के साथ साथ समय समय पर स्टेल्थी कोटिंग को दोबारा लगाना पड़ता है। इस तरह के खर्चे देखे जाएं तो एक F-22 रैप्टर लगभग $250 मिलियन का आएगा।
उसके बाद इसमें एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे अंडरबॉडी फ्यूसेलाज और लैंडिंग गियर को ज्यादा मजबूत बनाना, टेल हुक लगाना, फोल्डिंग विंग्स बनाना आदि। इससे इसकी कीमत $300 मिलियन तक पहुंच जाएगी, जो काफी ज्यादा है। ज्यादा कीमत होने के कारण ही सिर्फ 195 F-22 रैप्टर बनाकर इसके प्रोडक्शन को ही बंद कर दिया गया, जबकि एक्चुअल प्लान 700 F-22 बनाने का था। सिर्फ इतना ही नहीं, इसे हमेशा एयर कंडीशनड हैंगर चाहिए, इसकी मेंटेनेंस भी काफी ज्यादा है। F-22 रैप्टर की फ्लाइंग कॉस्ट पर आवर $70,000 है, जो FA-18 सुपर हॉर्नेट से लगभग 3 टाइम्स ज्यादा है। बहुत कम ही मिशंस ऐसे होते हैं जहां F-22 रैप्टर जैसे वेरी पावरफुल और सुपर स्टेल्थी फाइटर जेट की आवश्यकता होती है। यानी अगर इसके बेहद महंगे खर्चों को बर्दाश्त भी किया जाए तो भी बहुत कम बार ही F-22 रैप्टर को उड़ाया जाएगा। F-22 रैप्टर के नेवल वेरिएंट को ना बनाने का एक और कारण है इसकी रिक्वायरमेंट या आवश्यकता। अमेरिका को पूरी दुनिया में सिर्फ रशिया और कुछ हद तक चाइना ही टक्कर दे सकते हैं। रशिया के नजदीक काफी सारे नेटो ग्रुप के देश हैं जहां पर अमेरिकी एयरबेसिस हैं। इनमें से किसी भी एयरबेस से अमेरिका अपने F-22 रैप्टर को ऑपरेट करके रशिया के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। रही बात चाइना की, तो चाइना के नजदीक जापान, साउथ कोरिया और फिलीपींस समेत कई देशों में अमेरिका के मिलिट्री बेसिस हैं। इन एयरबेसिस से आराम से अमेरिका F-22 रैप्टर को चाइनीज एयरफोर्स के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो F-22 रैप्टर के नेवल वेरिएंट को बनाने की आवश्यकता ही अमेरिका ने महसूस नहीं की, वरना अब तक F-22 रैप्टर भी जरूर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर ऑपरेट कर रहे होते। वैसे F-35 के रूप में स्टेल्थी फाइटर जेट्स को अमेरिकी नेवी इस्तेमाल कर ही रही है। नेहा जी का सवाल है कि क्या भारत V-22 ऑस्प्रे लेने वाला है। पिछले दिनों एक रिपोर्ट सामने आई थी कि भारत 4 लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक शिप्स को खरीदने वाला है। ये काफी बड़े नेवल शिप्स होते हैं जो काफी संख्या में सोल्जर्स, टैंक और दूसरे हथियारों को ले जा सकते हैं। दुश्मन के इलाकों में जल्दी से टैंक, आर्टिलरी या सैनिकों को पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। ये बड़े लेवल का सर्च एंड रेस्क्यू काम भी कर सकते हैं। इन बड़े जहाजों पर काफी सारी मिसाइल्स के अलावा काफी सारे हेलीकॉप्टर्स भी ऑपरेट कर सकते हैं। इन 4 हेलीकॉप्टर कैरियर्स के साथ साथ INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत के लिए हमें ऐसे ही स्पेशली डिजाइंड एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है जो स्पेयर पार्ट्स, सोल्जर्स और दूसरे हथियारों की सप्लाई का काम कर सके। इस काम के लिए अमेरिकी V-22 ऑस्प्रे सबसे अच्छा है, सबसे बढ़िया ऑप्शन है। यह हेलीकॉप्टर की तरह टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है, 32 सोल्जर्स को ले जा सकता है, 9000 किलोग्राम के कार्गो को भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि जहां बाकी हेलीकॉप्टर लगभग 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ते हैं, तो वहीं V-22 ऑस्प्रे एक एयरक्राफ्ट की तरह 500 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की स्पीड से उड़ता है। जरूरत के अनुसार इसके इंजन्स की पोजीशन को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कर दिया जाता है ताकि यह तेज स्पीड से उड़ सके। इसकी रेंज भी 4100 किलोमीटर तक है, जो काफी सारे एयरक्राफ्ट से भी ज्यादा है। भारत V-22 ऑस्प्रे को ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के रूप में, आवाक्स प्लेटफॉर्म के रूप में और यहां तक कि सर्च एंड रेस्क्यू रोल्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। इस तरह के स्ट्रेटेजिक फैसले जल्दी से न्यूज में नहीं रखे जाते हैं, इसलिए यह भी हो सकता है कि अब तक भारत ने V-22 ऑस्प्रे खरीदने की डील भी साइन कर ली हो। भारत अमेरिका से पहले भी अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, शिनूक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर और MH-60R एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर भी खरीद चुका है। दोस्तों, ये थे आपके कुछ सवाल जिनके सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब तलाशने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की। उम्मीद करता हूं आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।